Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with editorial discussion for 26th of March. Now, first of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, आज द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ एक ही अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट द इस्लामोफोबिया। यहाँ पर आपको याद होगा 15th ऑफ मार्च को हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जहां पर यूएन जनरल असेंबली के अंदर रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया को एक्सेप्ट कर दिया गया है एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय पाकिस्तान ऑन द बिहाफ ऑफ ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। Now what happened was इसको रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया गया है बट इसके ऊपर जो इंडिया का पोजीशन था उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया। Now इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मेंशन की गई है, इसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल जो है टॉक्स अबाउट द डेटा ट्रांसफर के बारे में बात करता है बट दिस टॉक्स अबाउट अ बिल जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज के अंदर है, इसलिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और एडिटोरियल इतना अच्छा आया हुआ नहीं है। तो एक तो हम बात करने वाले इस्लामोफोबिया के बारे में, सेकंड विल टॉक अबाउट ब्यूचारेस्ट 9। ठीक है, ये टाइप का ग्रुपिंग है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, B9 इसको बोलते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है ब्यूचारेस्ट 9 की और किस तरीके से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस ला रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया का कॉम्प्लेक्स पोजीशन क्या है ऑन द इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर, किस तरीके से इंडिया अपने डिसीजंस वगैरह को ले रहा है, किस तरीके से चेंजेस ला रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली 15th ऑफ मार्च को यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक टाइप का कंसेंसस रेजोल्यूशन की तरह पास हुआ है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ इसको समझते हैं कि हुआ क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये एक टाइप का ग्रुप है जो कि 50+ मुस्लिम मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, बेसिकली नाउ इन्होंने क्या किया, ओआईसी ने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान ऑब्वियसली इसका मेंबर है, ओआईसी का मेंबर है, पाकिस्तान ने ओआईसी को बोला कि आप क्या करो, आप यूएन जनरल असेंबली के अंदर जाकर एक प्रपोजल को इनिशिएट करो जिसके अंदर हमारे इस्लामोफोबिया को रिड्यूस करने की बात करनी है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऐसा ही किया, पाकिस्तान ने इस चीज को इनिशिएट किया और 15th ऑफ मार्च को फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया और 15th ऑफ मार्च को बोला गया कि अब से हम इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाएंगे। नाउ इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अगेंस्ट दो डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने आवाज उठाई। फर्स्ट वाज इंडिया, सेकंड वाज यूरोपियन यूनियन। दोनों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाया। दोनों का हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे बट राइट नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ओआईसी क्या है। ओआईसी एक टाइप का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नाउ ओआईसी के अंदर देखिए बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल 50+ मेंबर कंट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ओआईसी फ्रॉम मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू? ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रीज इसमें एशिया के अंदर प्रेजेंट है, राइट? दीज आर द कंट्रीज जो कि एशिया के अंदर प्रेजेंट है। सो फर्स्ट इज एशिया, सेकंड इज क्या कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं? यस, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज प्रेजेंट है इसके अंदर। थर्ड इज क्या इसके अंदर अफ्रीकन नेशंस हैं? यस, अफ्रीकन नेशंस भी प्रेजेंट है, जो आप ग्रीन में देख रहे हैं वो सब मेंबर कंट्रीज हैं। एंड फोर्थ, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज प्रेजेंट है। नो ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, इट ऑलवेज आस्क अबाउट द एक्सेप्शंस। जो बहुत ही जनरल है उसके बारे में नहीं पूछेगा, जो एक्सेप्शनल केसेस है उसके बारे में पूछेगा। तो अगर आप एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। वी नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से दो इसके मेंबर्स हैं। आपको याद होगा इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हमने मैपिंग अपने की हुई है, इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। तो फर्स्ट वन जो आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला, दिस इज गुयाना। ठीक है, एंड जो सेकंड वन जो आप देख रहे हैं यहां पे, दिस इज सूरीनेम। तो ये दोनों यहां पर ऐसे कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है एंड बोथ आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब आप ये समझ गए ओआईसी क्या इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, इस्लामोफोबिया होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। इस्लामोफोबिया को 2 वर्ड में ब्रेक करते हैं। द फर्स्ट इज इस्लाम, सेकंड इज फोबिया। ठीक है, इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम एक टाइप का धर्म है, मुस्लिम धर्म को इस्लाम बोलते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब कि मुस्लिम लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इस्लामोफोबिया। इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए प्रपोजल को इनिशिएट किया गया है। नाउ इस्लाम की कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ये बोलती हैं कि जो इस्लाम के लोग हैं उनके मन में एक टाइप का फियर है, डर बैठा हुआ है ऑफ प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट स्पीच। समझते हैं, मतलब बोला यह जाता है कि जितने भी इस्लामिक लोग हैं यानी कि जितने भी मुस्लिम कंट्री के लोग हैं उनके अगेंस्ट में कुछ प्रेजुडिस बना लिए गए हैं। मतलब कि जो बातें सच नहीं है बट उनके अगेंस्ट में सच बना ली गई, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनके अगेंस्ट हेट स्पीच वगैरह किया जाता है। तो उस सब चीजों से इस्लाम को बचाना है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इस्लामोफोबिया। नाउ बहुत सारी ओआईसी के कंट्रीज ऐसी हैं, यानी कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ये बोलती है, जब से 9/11 अटैक हुआ है जो कि यूएसए के ऊपर हुआ था 2001 के अंदर, राइट? जो आपको याद होगा 2001 पे जो ट्विन टावर्स अटैक हुआ था, दैट थिंग इज कॉल्ड एज 9/11 अटैक। उसके बाद जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्लाम के साथ लिंक कर दिया जाता है। नाउ बट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं बोलते हैं कि ये सब टेररिस्ट ग्रुप जो है इस्लाम के साथ नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम, दे आर एक्चुअली ऑन देयर ओन। वो सब अपना अपना खुद का कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है, बट वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, इस्लाम ऐसा कुछ सिखाता नहीं है। नाउ सिमिलरली 2019 के अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था दैट देयर इज नो सच थिंग एज रेडिकल इस्लाम एंड जो रेडिकल फ्रिंजेस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। नाउ इस चीज को 2 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट समझते हैं, देयर आर
नो थिंग सच एज रेडिकल इस्लाम। क्या ये चीज सही है या फिर गलत है? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऑलरेडी हुए हैं, जैसे कि आईसिस हो गया, जैसे कि अलकायदा हो गया, वो अपने आप को रेडिकल इस्लाम का पार्ट मानते हैं। सो इफ दे आर सेइंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ रेडिकल इस्लाम, दैट मींस कि रेडिकल इस्लाम हैज अ प्रेजेंस। ऐसा नहीं है कि रेडिकल इस्लाम है ही नहीं। व्हाट इज रेडिकलिज्म? रेडिकलिज्म का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेडिकलिज्म। ठीक है, सो इस्लाम में भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि रेडिकल मतलब जो रेडिकलिज्म की तरफ जाते हैं। Now, एक चीज तो ये समझ गया कि ये स्टेटमेंट गलत था जो इमरान खान ने बोला था, बिकॉज रेडिकल इस्लाम डेफिनेटली प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि रेडिकल फ्रिंजेस आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। क्या चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होते हैं जो कि रेडिकल्स होते हैं, जो कि एक्सट्रीम चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं सही है। Now, let's talk about the OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो मिस्टर इमरान खान यानी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि जितने भी सुसाइड अटैक्स वगैरह होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्लाम के साथ लिंक कर दिया जाता है। यहां तक कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, उन कंट्री के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं दी जाती है। यहां पर जो मतलब इमरान खान ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर जिस तरीके से रिलीजन को देखा जाता है वो सेम तरीका नहीं है जिस तरीके से मुस्लिम लोग जो है अपने रिलीजन को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इमरान खान का बोलना यह था कि मुस्लिम्स अपने रिलीजन को ज्यादा बेटर तरीके से फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है वो उतने स्ट्रांगली फॉलो नहीं करती हैं, बट जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने रिलीजन को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है और दोनों बिल्कुल सेम इक्वेट नहीं हो सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नाउ अगर आप इस ओआईसी के इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन यानी कि इस्लामोफोबिया का जो रेजोल्यूशन था उसको अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ओआईसी का ये रेजोल्यूशन ओवरनाइट नहीं आया है। ओआईसी का रेजोल्यूशन पिछले 4 से 5 सालों से लगातार बन रहा है और अब जाकर इसको पास किया गया है। तो जो भी चीजें ओआईसी ने ओरिजिनल अपने उसके अंदर रखी थी, ओरिजिनल अपने प्रपोजल के अंदर रखी थी, वो सब चीजें पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं और अभी के टाइम में जो है वो बहुत सारी मतलब न्यू चीजें आई हैं। इसका मतलब क्या है? ओआईसी के जो मेंबर स्टेट्स है वो खुद ही इस पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन है उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। मतलब बहुत सारे ऐसे कंसेशंस वगैरह करने पड़े हैं ओआईसी कंट्री को, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज थी, उसके बाद जाकर ये लास्ट मोमेंट पे इस पर्टिकुलर प्रपोजल को इनिशिएट किया गया है और उसको फाइनली यूएन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ओआईसी का एक डिजायर है, वो चाहता है कि इस इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करना है। और इस इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए एक चीज समझिए, ओआईसी अगर ये चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट किया जाए तो सबसे पहले उसको इंडिविजुअल लेवल पे इन चीजों को कॉम्बैट करना होगा। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे टॉलरेंस, रिलीजियस फ्रीडम्स, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इन सबको कॉम्बैट करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे अपने अपने कंट्री के अंदर लॉज वगैरह निकाले हैं एज अकॉर्डेंस विद ओआईसी। मतलब ओआईसी ने बोला है बहुत सारे अपने मेंबर कंट्रीज को कि बेसिकली आप अपने अपने कंट्री के अंदर टॉलरेंस के ऊपर, रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, वायलेंस के अगेंस्ट, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ लॉज वगैरह बनाइए ताकि हम एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये शो कर सके कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो लोग काफी पीसफुल कंट्रीज हैं। सिमिलरली ओआईसी कंट्रीज ने यहाँ पर एक पीस डायलॉग के बारे में बात की है जहां पर उन्होंने बोला है कि हम अपने अपने इंडिविजुअल कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करेंगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, सबके सब एक साथ रहते हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कि इंडिया के अंदर कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आप लार्जर कम्युनिटी को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंट वैराइटीज हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, वो सबके सब साथ में रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान एक टाइप का इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। तो क्या इस्लामिक कंट्री का मतलब है यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? नो, मुस्लिम के साथ यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज एंड सिख भी रहते हैं, बट जो हिंदूज एंड सिख है वो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर प्रेजेंट है। सो इफ दे आर प्रेजेंट इन माइनॉरिटी तो क्या उनको प्रॉपर एक टाइप का राइट्स वगैरह मिलते हैं एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी? नो, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज वो लोग ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसी चीज को यहां पर खत्म करने के लिए ओआईसी कंट्रीज ने अपने अपने मेंबर कंट्री को बोला है कि आप अपने अपने कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वगैरह देना स्टार्ट कीजिए, डाइवर्सिटी करना स्टार्ट कीजिए ऑफ रिलीजन, ऑफ बिलीफ्स। नाउ इसके अलावा यह भी बोला गया है कि कोई भी टेररिस्ट वगैरह, मतलब अगर कोई हो रहा है, कोई भी अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, उसको इस्लाम से हमें डीलिंक करना है। डीलिंकिंग का मतलब होता है कि इस्लाम के साथ उसको ऐड नहीं होने देना है। देखिए, दीज टू थिंग्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चीज ये बोला था कि ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना है इन इस्लामिक कंट्रीज, और दूसरा बोला था कि जो टेररिस्ट वगैरह हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उनको डीलिंक कर दो। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो एक्चुअली वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी जीत होगी। समझिए, ह्यूमन राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हर एक कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। सिमिलरली जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके अंदर भी ह्यूमन राइट्स होने चाहिए फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेकंड वाला है टेररिस्ट वाला, देखिए
कोई टेररिस्ट ग्रुप तभी रिवाइव कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है जब उसके पास फंडिंग होती है, जब उसके पास रहने का प्लेस होता है, यानी कि शेल्टर होता है, और थर्ड चीज जब उसके पास बेसिकली सपोर्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट। नाउ यू नो पाकिस्तान को एक टाइप का इंटरनेशनल हेवन फॉर टेररिस्ट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वो अपनी कंट्री के अंदर जो भी मतलब टेररिस्ट वगैरह है उनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड ओनली देन ग्रुप्स लाइक अलकायदा, मुजाहिदीन जो है ये सब यहाँ पर मतलब वो कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। अगर पाकिस्तान अपना सपोर्ट खींच ले तो शायद ये लोग भी ग्रो ना कर पाए। इसीलिए ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये दोनों चीजें फॉलो होती है तो दैट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसी के रिस्पेक्ट में ओआईसी ने जो यहाँ पर 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को जो एक्सेप्ट करवाया है, ये चीज काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर साइड ऑफ द कॉइन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। देखिए, जो यूएन जनरल असेंबली के अंदर इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने अपने राइट टू एक्सप्लेन को यूज किया है। समझते हैं इसको। यूएन जनरल असेंबली के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, उनके पास दो राइट्स होते हैं। पहली बात तो वो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और सेकंड चीज उस कमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास राइट टू एक्सप्लेन होता है। तो ये दो चीजें प्रेजेंट होती है। नाउ एक चीज समझते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है? यस, इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने इस्लामोफोबिया का जो इंटरनेशनल डेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर रही थी, इसलिए इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या एक्सेप्ट तो कर लिया, बट क्या इंडिया ने इस चीज को पूरी तरीके से मान लिया है? नो, इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया। मतलब डिस्पाइट एक्सेप्टिंग द स्टांस, इंडिया ने इसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया। समझते हैं, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो टीएस तिरुमूर्ति सर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ इस्लामोफोबिया के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअली रिलीजियोफोबिया के ऊपर काम करने की जरूरत है। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियोफोबिया? इस्लामोफोबिया आप समझ गए, राइट? कि इस्लामिक लोगों के मन में जो डर है उसको हटाना है। सिमिलरली रिलीजियोफोबिया जो है वो दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिलीजन एंड फोबिया। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, फोबिया का मतलब होता है डर। किसी भी धर्म, किसी भी जो मजहब है, उसके लोगों के मन में कोई भी अगर डर है कि उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसिक्यूशन वगैरह हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट काम करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रिलीजियोफोबिया। और ये चीज बिल्कुल वैलिड है, ये चीज पूरी तरीके से वैलिड है। तो क्वेश्चन कम्स, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या हमें सिर्फ एक रिलीजन को, क्या एक सिंगल रिलीजन को सिंगल आउट करके उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या फिर हमें एक ओवरऑल एक रिलीजन को मतलब प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? इसके बारे में आप अपने पॉइंट्स बताइए। ऑलराइट, ये हो गया हमारा बेसिक चीजें। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, यानी अब्राहमिक रिलीजन का मतलब है इस्लाम, तो जितने भी इस्लाम रिलीजन है, सिर्फ वही लोग नहीं है जिनके ऊपर फोबियाज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स भी हैं जिनके अगेंस्ट फोबिया हो रहे हैं, जैसे कि हिंदूज हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट वगैरह हो गए, इनके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोसिक्यूशन होता रहता है। अगर आप हिंदू के अगेंस्ट समझेंगे तो पाकिस्तान के अंदर, सिख के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर, बुद्धिस्ट के अगेंस्ट अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेजुडिस होता है, इनके अगेंस्ट वायलेंस होता है। द पॉइंट इज कि ये लोग जो है, ये लोग कहां जाएंगे? अगर हम सिर्फ इस्लामोफोबिया को बचाने जाएंगे तो ये लोग जो है, ये लोग कहां जाएंगे? सिमिलरली देखिए, जो नॉन अब्राहमिक फेथ्स वगैरह है, अगर आप वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाएंगे तो जो इस्लाम है, इस्लाम के अगेंस्ट काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, ये बात सच है। बट उसका रीजन ये है कि बिकॉज बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप वगैरह आ रखे हैं जिन्होंने अपने आप को लिंक किया इस्लाम के साथ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर जितने भी अब्राहमिक फेथ्स हैं उनके अगेंस्ट इस तरीके का स्टांस लिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री के मतलब के अंदर में। ऑलराइट, जो हमारे मिस्टर तिरुमूर्ति, यानी कि जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन जनरल असेंबली थे, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है इन गिविंग रेफ्यूजी टू डिफरेंट फेथ्स। मतलब अलग अलग धर्म के लोगों को हमने रेफ्यूजी प्रोवाइड किया है, बीट जोरास्ट्रियंस, ज्यूज, बुद्धिस्ट, ओवरऑल हमने कितने ही सारे डिफरेंट रिलीजन के लोगों को यहाँ पर लगातार हमने सपोर्ट किया है। अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे तो दलाई लामा, उनके फॉलोअर्स को यहाँ पर इनडायरेक्टली इंडिया ने मतलब एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने उनको सपोर्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक गलती इंडिया से हुई है। जो मिस्टर तिरुमूर्ति थे, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया उसके अंदर एक चीज वो मिस कर गए। वन थिंग दैट ही मिस्ड वाज, उन्होंने इंडियन मुस्लिम का कोई भी रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। नो, व्हाई इज इंडियन मुस्लिम का रेफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? समझिए, देखिए, इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, और पूरे वर्ल्ड में वो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब जानते हैं लार्जेस्ट किसमें है? द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, इंडोनेशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। सेकंड पे वो है पाकिस्तान, एंड थर्ड पे वो है इंडिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड लिखा था, बट इसको भूल जाइए, दिस इज थर्ड वन। फर्स्ट पे इंडोनेशिया, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे इंडिया है। दे आर द टॉप 3 कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नाउ मिस्टर तिरुमूर्ति ने यहाँ पर क्या किया, इस्लामोफोबिया को कंडेम किया, बट उन्होंने ये बोला कि हमें पहली बात तो पूरे जितने भी डिफरेंट रिलीजन है सबको एक साथ लेके चलने की जरूरत है। बट सेकंड चीज, अगर आप समझेंगे कि इंडिया ने अगर यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया होता तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, बिकॉज देखिए, मुस्लिम जो है हमारी जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरलिस्ट सोसाइटी? जहां पर बहुत सारे डिफरेंट धर्म, बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। सो पॉइंट इज कि हमारी जो प्लूरलिस्ट सोसाइटी है वहां पर बहुत सारे डिफरेंट धर्म कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, बिकॉज मुस्लिम्स यहाँ पर बहुत ही पीसफुली रह रहे हैं।
राइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर इन सब चीजों को लेकर नहीं है। द क्वेश्चन इज कि क्यों इंडिया को मेंशन करना जरूरी था इस चीज को। फर्स्ट थिंग वाज प्लूरलिज्म, बिकॉज इंडिया के अंदर यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। सो अगर इंडिया इस चीज को मेंशन करती तो इंडिया का जो प्लूरलिज्म का कंसेप्ट था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता। और सेकंड चीज, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका एक विजन है इंडिया का पॉलिटी इस तरीके का बनाना है कि यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कुछ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने इसके बारे में। तो अगर आप समझेंगे, देखिए सबका वर्ड यूज किया जा रहा है, इट इज नॉट सिर्फ हिंदू का, सिर्फ हिंदू का यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सबका वर्ड यूज किया जा रहा है। एंड सबका मींस द इंडियन मुस्लिम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। इसका मतलब है कि इंडिया गिव्स अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन, टू इट्स सिख पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर रह रही है उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेक्युलर कंट्री, राइट। अब इसीलिए अगर एक इंडियन मुस्लिम का एक टाइप का बेसिकली रेफरेंस आता अगर इस चीज के ऊपर, तो वो इंडिया के स्टांस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता, बिकॉज ये शो करता कि एक सिंगल रिलीजन के अगेंस्ट हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सेकंड चीज, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो खुद एक सिंगल रिलीजन के फेवर या फिर अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, बिकॉज इससे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम पे रिलीजियस कैंप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर पे। नाउ इंडिया का जो भी व्यू है, इंडिया का व्यू क्या है, सेकुलरिज्म का, दैट नीड टू बी प्रमोटेड टू द इंटरनेशनल फोरम्स, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब के ऊपर प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया यहां पर विश्व गुरु है एंड इंडिया नीड्स टू बी द लीडर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। नाउ एक तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने इसके अगेंस्ट अगेंस्ट में प्रपोज किया था। इंडिया का हमने स्टांस बहुत ही डिटेल के अंदर देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने इसको क्यों मना किया था? देखिए, यूरोपियन यूनियन अगेन ये बोलता है कि हम एक सिंगल रिलीजन के अगेंस्ट में कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीजन था वो डिफरेंट था। ये फोकस करता है, यूरोपियन यूनियन जो है फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर। ये बोलता है कि देखिए बाकी सब ठीक है, हम जितने भी इस्लाम है उनको भी प्रॉपर राइट्स वगैरह देते हैं, बट सबको इंडिविजुअल बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्री और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बनते नहीं है ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिकॉज देखिए, जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डिफरेंट मीनिंग है, बट जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर लिबर्टी का मतलब यूज किया जाता है, मतलब हर एक पर्सन के पास हर एक बेसिकल राइट्स वगैरह प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर जो इमरान खान के प्रेसिडेंट है, जो इमरान खान है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे डू नॉट सी रिलीजन एज वी डू। जैसा हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बात की थी कि पाकिस्तान मतलब ये बोलता है कि इस्लामिक कंट्री जो है अपने रिलीजन को ज्यादा बेटर तरीके से फॉलो करती है एज कम्पेयर टू जो मतलब क्रिश्चियंस लोग हैं या फिर जो यूरोपियंस लोग हैं। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन का जो व्यू है ऑन इंडिविजुअल राइट्स वो टोटली डिफरेंट है। वो अपने रिलीजन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, बट जो ट्रेडिशनल इस्लाम है वो एपोस्टेसी को फॉलो करता है। एपोस्टेसी का मतलब है समथिंग दैट इज स्टैग्नेंट, मतलब कि जो चीज जो ट्रेडिशनल थी उसी चीज को आज तक वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को आज तक चेंज नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना एक स्पॉन्सर की तरह आ रहा है ओआईसी के अंदर। समझिए, ओआईसी ने जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने जो प्रपोज किया उसमें चाइना ने उसको सपोर्ट किया है। नाउ अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना खुद अपने कंट्री के अंदर यहाँ पर मुस्लिम्स का मतलब सपोर्ट नहीं करता है। जो उइगुर मुस्लिम्स जो कि चाइना के अंदर रहते हैं, खुद वहां पर पूरी तरीके से मतलब बहुत ही इल ट्रीटेड है। इसके बावजूद ओआईसी जैसी कंट्री जो कि मुस्लिम्स के फायदे के लिए बात करती है, मुस्लिम्स की डिमांड को अप्रेज करती है, वो किस तरीके से चाइना के टुवर्ड्स एक सॉफ्ट एटीट्यूड रख सकती है, ये समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज ओआईसी ऐसे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में कोई भी सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रखती है जो कि इस्लाम के अगेंस्ट कुछ कर रहा हो। बट यहाँ पर जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी, स्पेशली उइगुर मुस्लिम्स हैं, जो उनको चाइना के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको यहाँ पर उनका बेसिकली ब्रेन वॉश वगैरह किया जा रहा है, उनको यहाँ पर री एजुकेट किया जा रहा है। द पॉइंट इज चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बट इसके बावजूद उनके अगेंस्ट कोई भी स्टेप वगैरह ओआईसी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि ओआईसी के रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर 22 मार्च को, एंड उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर चाइना को एक टाइप का मतलब बेसिकली उनको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया था। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया था। तो इसके बावजूद जो इस्लामाबाद का डिक्लेरेशन, जो कि इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 23 मार्च को एक टाइप का इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आया, उसकी में चाइना के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। चाइना के जो भी स्टेप्स वगैरह उइगुर मुस्लिम्स अगेंस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। द पॉइंट इज कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप यहाँ समझेंगे, पाकिस्तान राइट नाउ खुद ही चाइना को बुला रहा है, चाइना जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर मुस्लिम प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस चाइना को बुलाता है अपने यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए। समझिए फिर से एक बार, पाकिस्तान ने चाइना को बुलाया ओआईसी के मेंबरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया को 2019 के अंदर यूएई, देखिए जो हमारा यूएई है अबू धाबी के अंदर, जब वहां पर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी ओआईसी के, वहां पर हमारी सुषमा स्वराज यानी कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी उस टाइम के, उनको बुलाया गया था, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सॉरी, उनको बुलाया गया था। ठीक है, बट द पॉइंट इज इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने बहुत सारा अपोजिशन वगैरह मतलब किया था। सोचिए, पाकिस्तान का स्टेटमेंट ये है कि इंडिया अपने कंट्री के अंदर मुस्लिम्स को प्रॉपर वैल्यू नहीं देता है, इसलिए उनको ओआईसी की मीटिंग के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान खुद ही यहाँ पर चाइना को बुला रहा है, और चाइना के अगेंस्ट में मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन का जो पॉइंट है वो इंडिया से कहीं ज्यादा है।
दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट? सो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको इसके बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में डिटेल में मालूम चल गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं ब्यूचारेस्ट 9 के बारे में। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ब्यूचारेस्ट 9 है क्या? देखिए, ये ग्रुप है ऑफ 9 नेटो कंट्रीज जो कि ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, और ये वो पार्ट है जो कि कोल्ड वॉर के बाद में नेटो से जाकर जुड़ जाती है। समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ब्यूचारेस्ट 9 के जो 9 मतलब 9 कंट्रीज है ना, उनके सबके सब जितने भी इनवॉइस वगैरह है, उन लोगों ने 25 मार्च यानी कि कल को एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल इट वाज एड्रेस टू द इंडियन पब्लिक, मतलब भारतीय जो जनता है, मतलब इंडिया की जो जनता है, उनके लिए लिखा गया था। एक चीज समझिए, इंडिया के जो मतलब जो लोग हैं वो बेसिकली अभी तक रशिया के साथ काफी ज्यादा स्टैंड कर रहे थे, मतलब रशिया के लिए उनकी सिंपैथी बहुत ज्यादा है। क्यों? रशिया का एक बहुत ही पॉपुलर स्टांस है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने रीजन क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि नेटो कंट्रीज जो है वो लगातार ईस्टवर्ड एक्सपेंड कर रही हैं, और ईस्टवर्ड एक्सपेंड करने के कारण जो रशिया का खुद की सिक्योरिटी है वो खतरे में आ रही है, राइट? सिंपल सी बात है। मतलब कि रशिया ने ये बोला था कि नेटो अगर हमारे डोर स्टेप पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमें खतरा हो सकता है, इसीलिए हम अपने आप को बचाने के लिए यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये रशिया ने बोला था। और स्टार्टिंग में जितने भी इंडियन लोग थे वो सबके सब सहमति दिखा रहे थे रशिया के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनके साथ खड़े थे। नाउ हुआ यह है कि जो ब्यूचारेस्ट 9 के जो 9 कंट्रीज है, उन लोगों ने एक लेटर लिखा। उन्होंने ये बोला है कि समझिए, रशिया जो क्लेम कर रहा है कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंड कर रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है, बिकॉज नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं कर रहा है। मतलब रादर इट इज द इंडिपेंडेंट यूरोपियन स्टेट जो कि वेस्टर्न साइड में जा रही है। फिर समझिए इसको, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, आपको बेटर समझ आएगा आपको। ऑलराइट, इस मैप को देखिए, दिस इज अ मैप ऑफ B9 यानी कि ब्यूचारेस्ट 9 का मैप है ये। ऑलराइट, अगर आप देखेंगे, दिस इज यहां पर यूक्रेन, दिस इज रशिया, ठीक है, दिस इज बेलारूस। ऑलराइट, दिस इज यहां पर यूएसए हमारा इस साइड में है, दिस इज हमारा यूके, दिस इज फ्रांस, दिस इज जर्मनी। आई होप आपको बेटर आइडिया लग गया कि हम किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इटली। फेयर इनफ। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अगर आप समझेंगे तो रशिया का क्लेम क्या है? रशिया का क्लेम ये है कि नेटो जो अभी तक सिर्फ यहीं पर तक हुआ करती थी, नेटो वाज टिल हियर ओनली, नेटो ने लगातार खुद को फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। उन्होंने फ्रांस को भी अपने अंदर ले लिया, जर्मनी को ले लिया, स्लोवेनिया को ले लिया, इन सब, इटली को ले लिया, और बाद में जो नेटो है उसने अपने अंदर पोलैंड को ले लिया, चेक रिपब्लिक को ले लिया, ऑस्ट्रिया को ले लिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन सबको लेना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे रशिया के क्लोज आना स्टार्ट कर दिया। ये बात रशिया बोल रही है कि ये हमारे लगातार क्लोज आ रहे हैं, इसलिए हमने अपने आप को बचाने के लिए यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, और बेलारूस को हमने अपने साइड कर लिया। बट ये जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, जो 9 कंट्रीज हैं, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ B9 कंट्रीज। अब इनका स्टेटमेंट क्या वो समझते हैं। इनका ये बोलना है कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं कर रही है, रादर ये कंट्रीज हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया कि ये लोग वेस्टर्न मतलब की तरफ जाएंगे, मतलब इन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब इन्होंने बोला है कि हमने डिसाइड किया है इसको ज्वाइन करने का, नेटो ज्वाइन करने का। इट वाज नॉट नेटो जिन्होंने हमें बुलाया था, इट वाज वी हु वेंट टू नेटो। समझ गए आप? ये मेन स्टांस जो कि रशिया का था उसको पूरी तरीके से हटाने का ये स्टेटमेंट उन्होंने डिसाइड किया है, और यही स्टेटमेंट उन्होंने इंडियन पब्लिक के लिए लिखा है। तो आई होप आपको ये वाला स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझ आ गया कि इट वाज नॉट नेटो हु वेंट टू द ईस्ट, बट इट वाज अस हु वेंट टू द वेस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने B9 कंट्रीज ने रिसेंटली दिया है, और इंडिया की पब्लिक को उन्होंने ये चीज समझाने की कोशिश की है कि रशिया यहां पर गलत है, यहां पर यूक्रेन गलत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ब्यूचारेस्ट 9, इसे B9 भी बोला जाता है और बेसिकली, ठीक है, और इसको 2015 के अंदर फॉर्म किया गया था एट अ प्लेस कॉल्ड एज रोमानिया। रोमानिया के अंदर एक कैपिटल है, उसका नाम है बुचारेस्ट। बेसिकली समझिएगा आप उसको, रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट, वहीं पर इसको बनाया गया था। ऑलराइट, इसको बनाया किसने था? देयर वर 2 डिफरेंट कंट्रीज, रोमानिया और पोलैंड। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसको फिर से। रोमानिया और पोलैंड दोनों ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया था, ताकि ये लोग साथ में मिलकर डिसाइड कर सके किस तरीके से हम पूरे ग्रुप के जितने भी कॉमन इंटरेस्ट है उनको आगे लेके जा सकते हैं। 2018 के अंदर उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज किया, उन्होंने उसके अंदर बताया कि एग्जैक्टली B9 का मेन एम क्या है। उन्होंने बोला कि B9 एक टाइप का प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डायलॉग हो सकती है, कंसल्टेशन हो सकता है, जितने भी पार्टिसिपेंट स्टेट है जहां पर हम बातचीत करें कि हमें नेटो का मेंबर बनना है फिर नहीं बनना है, और बाद में दे डिसाइडेड कि ऑब्वियसली बनना है, ताकि नेटो का मेंबर स्टेट बनके वो अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, इसलिए उन्होंने नेटो का मेंबरशिप चूज किया। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसके मेंबर कौन कौन से? तो 2 तो आपको डेफिनेटली पता है, रोमानिया और पोलैंड, बिकॉज इन दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। रोमानिया और पोलैंड के अलावा देयर आर 7 मोर कंट्रीज हैं, टोटल 9 कंट्रीज हैं, जिसमें हंगरी है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, और 3 बाल्टिक नेशंस है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। नाउ लेट्स सी दीस थिंग्स ऑन द मैप। मैप पे आप देखेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी शो यू दिस पोलैंड यहां पर और रोमानिया यहां पर। These 2 countries they actually formed this particular union B9। रोमानिया के अंदर यहां पर एक कैपिटल प्रेजेंट है ब्यूचारेस्ट, यहीं पर ये ब्यूचारेस्ट कन्वेंशन को पहले फॉर्म किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस पोलैंड एंड रोमानिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक नेशन बोले जाते हैं इनको। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी एंड बुल्गारिया। ये 9 नेशंस हैं जो कि इस चीज के पार्ट है, और दीज 9 नेशंस कंबाइन टू फॉर्म B9 कंट्रीज। ठीक है, आई होप आपको चीज क्लियर है। अगर आप एक चीज समझेंगे तो सबके सब पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया सबके सब पहले पार्ट हुआ करते थे EU का,
बाद में दे डिसाइडेड टू मतलब लीव द ईयू, जब ऑब्वियसली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, उसके बाद उन्होंने नेटो को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। राइट नाउ जो B9 है, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ नेटो कंट्रीज। अगेन आपको याद हो कल हमने 3 ग्रुप के बारे में बात की थी जहां पर क्राइसिस मीटिंग हुआ था G7, यूरोपियन यूनियन और नेटो के बीच में, जहां हमने चेक किया था कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जो कि G7, यूरोपियन यूनियन और नेटो तीनों के अंदर प्रेजेंट है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी B9 के कंट्रीज हैं वो सब के सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट भी है और सबके सब नेटो का पार्ट भी है। So there can be a question कि are all the members of B9 a part of NATO? तो yes, they are a part of NATO and similarly are all the member of B9 part of EU? Yes, they are a part of EU. ठीक है? Alright. Now जितने भी B9 के members हैं सबके सब they are very very critical of व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन जो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर 2014 के ऊपर अटैक किया था ना, उस चीज के अगेंस्ट है। इसलिए 2021 के अंदर जब फिर से यहाँ पर मतलब वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रहा था तो B9 की फिर से एक बार वर्चुअल मीटिंग होती है कोविड के टाइम में, और उसको जो बाइडेन भी ज्वाइन करते हैं, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट भी ज्वाइन करते हैं और सबके सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक टाइप का अलायंस बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे ताकि आसपास की कंट्री के अंदर कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट हम एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर सकें और जो अग्रेसर स्टेट है मतलब जो अटैक कर रही है उसके अगेंस्ट एक टाइप का डिफेंस हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा बाइडेन यानी कि जो बाइडेन जो मतलब यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये चीज सपोर्ट किया कि जितने भी नेटो के मेंबर स्टेट्स हैं उसके डिफेंस और डिफेंस पोस्चर दोनों को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो B9 कंट्रीज हैं, बिकॉज वो रशिया के इतनी क्लोज है कि उनको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे डिसीजन वगैरह लिए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस 24 फरवरी को जब फाइनली रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, उस टाइम B9 फिर से एक बार मीटिंग करती है वॉर्सो यानी कि पोलैंड के अंदर। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, वहां पर मीटिंग करती है और वहां पर बातचीत करती है जहां पर यूरोपियन कमीशन के जो मेंबर थे यानी कि EU के जो मेंबर थे, जो EU के सॉरी जो चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट थे, वो भी यहाँ पर आते हैं और वो भी यहाँ पर यूक्रेन के सपोर्ट के लिए बातचीत करते हैं। 25 फरवरी आते आते जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट किया। उन्होंने बोला कि B9 कंट्रीज से वो एक्चुअली हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं। दे आर सीकिंग डिफेंस एड, सैंक्शंस, प्रेशर ऑन द अग्रेसर यानी कि रशिया के ऊपर प्रेशर वगैरह लगाने की बात की जा रही है। इन शॉर्ट ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर बात की कि एंटी वॉर कोलिशन फॉर्म करने की जरूरत है जहां पर यूक्रेन विल बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, स्पेशली B9 का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर यूक्रेन। सो दिस वाज आवर ब्यूचारेस्ट कन्वेंशन और सबसे पहले हमने जो यहाँ पर बात की थी उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जहां हमने इस्लामोफोबिया को काफी डीप में समझा। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आई होप आपको दोनों चीजों के अंदर कोई भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।